जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। इलेक्शन हुए, 4 जून को रिजल्ट्स आए। बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, एनडीए की सरकार बनी। चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, एकनाथ शिंदे ने, चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी की सरकार बन गई। अभी सरकार बने हुए करीब 25 दिन हुए हैं और जिस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के चलने में, उससे ऐसा आभास, क्योंकि हर आदमी का यह सोचना था ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। मोदी जी को कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का अंदाजा नहीं है। उन्होंने एक छत्र राज चलाया है, चाहे गुजरात के अंदर वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक छत्र राज चलाया, किसी की सुनी नहीं। दिल्ली के अंदर उन्होंने 10 साल अपना शासन तंत्र स्थापित किया। उन्होंने विपक्षियों को तो छोड़िए, अपनी भारतीय जनता पार्टी वालों की भी बात नहीं सुनी, एक छत्र राज चलाया। अब जो देश की जनता ने एक आदेश दिया है और इस आदेश को मानना तो सबके लिए आवश्यक है। एक एनडीए की कोलिशन सरकार बनी है जिसमें ऐसे ऐसे दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे, जो राजनीतिक दांवपेच जानते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं, अपना मकसद पूरा करना जानते हैं और उसके बाद पलटना जानते हैं। अब जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, एक एक करके उस पर विचार कीजिए और देखिए किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही। पुडुचेरी के अंदर आपको पता है कि वहां पे मुख्य दल हुआ करते थे, कांग्रेस होती थी, डीएमके होती थी, आईडीएमके होता था। कांग्रेस के अंदर एक विभाजन हुआ था और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता एआईएनआरसी बना के उन्होंने एक नया दल स्थापित किया और बड़े एक्सेप्टेड लीडर थे वहां के। और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली, बहुत बढ़िया मेजॉरिटी मिली और भारतीय जनता पार्टी के साथ एआईएनआरसी ने अपनी सरकार बनाई। अब देखिए, अभी सरकार बने केवल 25 दिन हुए हैं, लेकिन वहां के विधायकों को जो संकेतक मिले हैं उसके अनुसार वहां के अधिकांश विधायक दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचकर वो मुख्यालय से ये गुहार लगा रहे हैं कि पुडुचेरी की सरकार एक भ्रष्ट सरकार है और उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे मापदंड को तोड़ दिया है। खैर, भ्रष्टाचार के सारे मापदंड तो बिहार में भी टूट गए हैं, महाराष्ट्र में भी टूट गए, हिंदुस्तान भर में टूट गए हैं, लेकिन क्योंकि इस समय चर्चा पुडुचेरी की हो रही है तो हम लोग पुडुचेरी की बात कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का आलम इस प्रकार का है कि पुडुचेरी के अंदर जो अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस कैंडिडेट ने एआईएनआरसी के कैंडिडेट को 1,36,000 वोट से हराया है। वो क्षेत्र जो कि एआईएनआरसी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार जहां पे चल रही है, वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने बहुत बड़ी लीड से बीजेपी और एआईएनआरसी के कैंडिडेट को हराया। तो हवा बदल रही है, पुडुचेरी में बदल रही है, हवा महाराष्ट्र में भी बदल रही है। आपको पता ही होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य अस्त्र है वो हिंदू मुसलमान है। उन्होंने अजीत पवार को बदनाम किया, अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, चक्की पीसिंग की बात की और एक दिन के बाद अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन में आ गए, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कोई शर्म आया नहीं कि जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बना दिया, कोई परेशानी नहीं हुई। छगन भुजबल को बना दिया। एक नेता जिनको आप शायद भूल गए होंगे, दर्शक और श्रोता, नवाब मलिक,
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मुखरता से बोला करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने के आरोप लगाए। कोई जमीन का मसला था, कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे नवाब मलिक ने खरीदा, उसके संबंध दाऊद इब्राहिम करके उन्होंने बदनाम कर दिया। और जिस प्रकार से अनिल देशमुख को जेल भेजा था, संजय राउत को जेल भेजा था, वैसे नवाब मलिक को भी जेल भेज दिया, उन्हें भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोला करते थे। अब नवाब मलिक बाहर आ गए और वो विधायक हैं, और एक एक विधायक की आवश्यकता है। नवाब मलिक एनसीपी के विधायक थे। आपको पता ही है कि अजीत पवार ने भी एक नारा लगाया कि साहब वो महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि जो नैरेटिव है बीजेपी का उसको ध्वस्त करता है। अब नवाब मलिक, खबर है, अजीत पवार को ज्वाइन करने वाले हैं। एनसीपी अजीत पवार को ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब संकेतक बिल्कुल साफ है बीजेपी के लिए कि अपने नैरेटिव को संभालिए। अगर आपका नैरेटिव हिंदू मुसलमान है तो नवाब मलिक, जिन पे आपने दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप लगाया, आरोप तो आपने प्रफुल्ल पटेल पे भी लगाया था, और जो एविएशन मिनिस्टर थे उस समय, जो हवाई जहाजों की खरीद फरोख्त पे आरोप लगे थे, और दाऊद इब्राहिम से संबंधों पे प्रफुल्ल पटेल को आपने आरोपित किया था और उनपे जांच बिठाई थी। खैर, जांच अब खत्म कर दी आपने, उस मामले को दबा दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और राज्यसभा के मेंबर बन गए। अब नवाब मलिक जैसा व्यक्ति, जिसको आप दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखने का आरोपी बताते हैं और जेल में रखा है, अगर वो एनसीपी अजीत पवार में आपके पास आ जाते हैं और उनके साथ गठबंधन करके आप महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो विधानसभा में चुनाव लड़ते समय आपको बहुत सारे स्पष्टीकरण देने होंगे, क्योंकि जैसा लोग बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार होने का मुख्य कारण, जो उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाया, शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने एनसीपी को तोड़ा, अजीत पवार को अपने साथ जोड़ा, उसकी वजह से उनकी हार हुई, क्योंकि उसमें जो उनकी सिद्धांतों की बलि उन्होंने चढ़ाई, उसका फल उन्हें भुगतना पड़ा। अब अजीत पवार को साथ लेके चलें तो मुश्किल, एकनाथ शिंदे को साथ लेके चलें तो मुश्किल, साथ न लेके चलें तो मुश्किल, साथ लेके चलें और उसमें नवाब मलिक भी हों जिनपे दाऊद इब्राहिम के आरोप लगाए हों तो मुश्किल, अजीत पवार जिनकी चक्की पीसिंग, मतलब समस्या ही समस्या है महाराष्ट्र के अंदर। और उसका दर्शन आपको इस बात से हो जाएगा कि अब एमएलसी के इलेक्शन हुए, 2 मुंबई के अंदर की सीटें थी एमएलसी की, दोनों शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अच्छी तरह से जीती। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी लीड से हराया। मतलब मुंबई के अंदर आज की तारीख में अनुमान लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में अगर सारी की सारी सीटें भी उद्धव ठाकरे जीत जाएं और कांग्रेस जीत जाए, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अचरज होने की आवश्यकता नहीं। अब राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर जो वहां का जातीय गणित है, उसके अनुसार मीणा समाज राजस्थान का सबसे बड़ा समाज है। हिंदुओं में बड़े जो समाज हैं उसमें मीणा हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये बड़े समाज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या मीणा समाज की है। मीणा समाज के सबसे सम्मानित नेता अगर कोई हैं तो किरोड़ी लाल मीणा हैं। किरोड़ी लाल मीणा वयोवृद्ध नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनकी बड़ी अपने समाज में पकड़ है, अपने समाज में क्या सारे समाजों में पकड़ है। कई बार वो अपोजिशन के साथ रहे, कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन अभी आज की तारीख में पिछले कई साल से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कृषि मंत्री थे राजस्थान सरकार में, वयोवृद्ध नेता हैं, और क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है तो उनकी अपेक्षा थी और ये उचित भी था कि सबसे बड़ा समाज और उस समाज का सबसे बड़ा नेता किरोड़ी लाल मीणा, उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए।
लेकिन मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा को नहीं बनाया गया, एक भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया जो पहली बार विधायक बने और जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं इंडिपेंडेंट और चौथी नंबर पे आए, जमानत जब्त हो गई है और बीजेपी के खिलाफ लड़े और पहली बार जीते और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हुई उसका मुख्य कारण वसुंधरा राजे जी का सम्मान न करना और भजन लाल शर्मा को वहां का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि ब्राह्मण समाज वहां पे 3-4% है राजस्थान के अंदर और वहां पे बड़े बड़े समाजों को आपने नेग्लेक्ट किया और एक ऐसा समाज जिसके 3-4% वोट हैं उसके व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। वही काम आपने हरियाणा में किया, वही मध्य प्रदेश में किया, वही आपने हर जगह किया, गुजरात में किया। मतलब जो जमे जमाए, जिनकी जड़ें जम जाए उस पेड़ को निकाल दो, कहीं ये बड़ा वृक्ष न बन जाए, इनकी जड़ काट दो। अब क्या ये समय आ गया है जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, जनता के पास मैसेज गया, जिस प्रकार से परीक्षाओं के लीकेजेस हुए, जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं, सारे देश के अंदर से भ्रष्टाचार के समाचार मिल रहे हैं, क्या इसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक के माध्यम से, एआईएनआरसी के नेताओं द्वारा गुहार लगाकर पुडुचेरी के माध्यम से और किरोड़ी लाल मीणा द्वारा राजस्थान के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे देना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पद से, क्या इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े विघटन की ओर बढ़ रही? किरोड़ी लाल मीणा जी ने इलेक्शन के पहले कहा था कि जो मेरे क्षेत्र हैं मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। उनकी आशा यह थी कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव बना है उस नैरेटिव में शायद उनका प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी का काडर जिता देगा। लेकिन उनके क्षेत्र की जितनी सीटें हैं, दौसा में तो बल्कि उनका जो कैंडिडेट था, जिन्हें किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा था कि मैंने बड़े मार्जिन से जिताऊंगा और इन लोग अपने कैंडिडेट्स को नहीं जिता पाया तो मैं अपने राजनीति से संन्यास ले लूंगा। खैर उन्होंने राजनीति से संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। खैर आज की राजनीति में ऐसे नेता हैं, जानकर खुशी होती है, जो कहते हैं उसको करते हैं, वरना 50 दिन के अंदर ये करूंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, चौराहे पे बुला, लोग कहते हैं करते नहीं है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने कम से कम वो करके दिखाया। अब क्या ये जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है, क्या वो जब बोला था, उन्होंने आश्वासन दिया था, इस बात को नहीं समझ पाए थे कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक समाज के अंदर एक विरक्ति पैदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इसके बाद जो कल्पना नहीं की जा सकती कि वो राजस्थान जिसने पिछले 2 इलेक्शन में 2014-19 में 100% सीटें बीजेपी को दिलाई थी, वहां पे बीजेपी को केवल 13 सीटें मिले, 14 सीटें मिले और बाकी 11 सीटें कांग्रेस और उनके अलाइज को मिले। पूरी जाट बेल्ट में बीजेपी हार जाए। तो लगता है यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर विघटन की शुरुआत है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के साथ नहीं चल रहे हैं, आरएसएस जो है योगी जी के साथ चल रहा है, अमित शाह जी के जो लोग हैं वो योगी जी का विरोध कर रहे हैं, जो आरएसएस है वो योगी जी को समर्थन कर रहा है। जिस प्रकार लल्लन सिंह जी का स्टेटमेंट आया है, जिस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा ने आंखें दिखाई और उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया है, वरना ये भारतीय जनता पार्टी की रीत नहीं थी। कोई उन्हें धमका के डांट के सीट नहीं ले पाता था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया, उन्होंने भी आंखें दिखाई और राज्यसभा का टिकट उनको मिल गया। अशोक चौहान महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के 40 साल पुराने नेता, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बल पे उन्होंने विद्रोह किया, बीजेपी में गए, राज्यसभा का टिकट लिया और उनकी खुद की सीट कांग्रेस जीत गई। मतलब यह है कि जो संकेतक मिल रहे हैं देश के किनारे किनारे से मिल रहे हैं कि प्रदेशों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जनता ही नहीं होती जा रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे विद्रोह आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, राजस्थान का, पुडुचेरी का, बिहार के अंदर आप देख रहे हैं रोज एक पुल गिर रहा है, जबकि आपने देखा 300 साल पुराने अंग्रेजों और मुगलों के जमाने के पुल आज तक खड़े हुए हैं, उनकी इमारतों में कोई दरार नहीं पड़ी है। और ये पिछले 10 साल के अंदर
जो पुल बने हैं और बड़े बड़े लाखों हजारों करोड़ के पुल बने हैं, जिनके नाम पर विकास का ढिंढोरा पीटा गया था, वो टूट रहे हैं और धंस रहे हैं, और एक एक दिन में एक एक और दो दो की गति से धंस रहे हैं, और परीक्षाएं लीक हो रही हैं। बेरोजगारी की स्थिति हाईएस्ट लेवल पे है। लोकसभा में जैसे चर्चा हुई, अग्निवीर आज देश का मुख्य मुद्दा बन गया है। एमएसपी की गारंटी देश का मुख्य मुद्दा बन गया है। देश के मुख्य मुद्दे जो हैं, जबकि बीजेपी ने कोशिश की राहुल गांधी के स्टेटमेंट को घुमाने की, लेकिन ये बात सिद्ध हो रही है कि क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, और जो हिंसक है वो हिंदू नहीं हो सकता। और जिस बात की पुष्टि गुजरात के अंदर कांग्रेस मुख्यालय पे हमला करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दी, क्योंकि वो हिंसक हैं इसलिए वो हिंदू नहीं है। इसीलिए ललकार के राहुल गांधी ने कहा गुजरात में बीजेपी वालों आपको इलेक्शन हराएंगे और डंके की चोट पे हराएंगे, क्योंकि लड़ाई एक हिंसक प्रवृत्ति वाले और एक गांधीवादी तरीके के बीच में होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक करवट बदल रही है, मौसम बदल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जा रही है। माननीय मोदी जी कमजोर होते जा रहे हैं, उनका जो अपना लॉबी थी वो कमजोर होती जा रही है, उनके विरोधी हावी होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, चंद्रशेखर रावण ने, महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से उनको लोकसभा के अंदर घेरा है, जैसे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने घेरा है, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सिकुड़ती जा रही है। समय का इंतजार कीजिए कि ये चीज आगे बढ़ेगी, और उसके बाद आप एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे जो समावेशी होगी, जो सद्भावी होगी, जो संभावी होगी। जय संविधान। धन्यवाद, आभार और प्रणाम।